हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, आज से जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का भूगोल शिक्षण है उसकी भी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आपके जानकारी में जो भी आपके दोस्त होंगे, जो भी आपके सहपाठी होंगे, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। ये है आपका लेक्चर नंबर 30। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इतिहास कक्ष के आवश्यक उपकरणों की सूची बनाएं। ये आपके 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, शिक्षण में इतिहास कक्ष की भूमिका। यह आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है, इतिहास शिक्षक के लिए इतिहास कक्ष की उपादेयता को स्पष्ट करें। यह आपके 2007-2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए 2004, 2007, 2012 और 2019 इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं, चलिए इसका उत्तर यहाँ से है आपका, इतिहास कक्ष का महत्व अथवा इतिहास के लिए इतिहास कक्ष की उपादेयता। पहले लोगों का यह विचार था कि इतिहास शिक्षण के हेतु किसी विशेष प्रकार के कक्ष की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब यह मान्यता है कि इतिहास एक विज्ञान है और जैसे विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, वैसे ही इतिहास शिक्षण के हेतु इतिहास कक्ष आवश्यक एवं उपयोगी होता है, क्योंकि इतिहास का अध्यापक एक वैज्ञानिक विषय का शिक्षण करता है, इसलिए उसके हेतु विशेष कक्ष होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें तो पहले इतिहास विषय को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में नहीं माना जाता था, इसलिए इतिहास विषय के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन अब चूँकि वैज्ञानिकता के आधार पर इतिहास के जो खोज होते हैं उसका आकलन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब इतिहास कक्षा के लिए अलग से कक्ष की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब विज्ञान, यहाँ पर जिस तरह से विज्ञान के माध्यम से इतिहास की खोज हो रही है, इतिहास से जुड़े जो भी तत्व हैं, तो इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकता को आधार मानते हुए इतिहास पढ़ाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अब इतिहास कक्ष की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इतिहास के शिक्षण में विशेष कक्ष अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसमें एक विशेष प्रकार का, यहाँ पर हम देखें, वातावरण उत्पन्न होता है जो प्रभावशाली एवं कुशल शिक्षण में लाभदायक सिद्ध होता है। इतिहास कक्ष की अनुपस्थिति में इतिहास शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हम देखें तो, क्योंकि इतिहास में जो भी चीज़ें छात्रों को बताई जाती हैं, अगर कहीं किसी भी प्लेस से इतिहास संबंधित किससे होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से और उस समय की घटनाओं से। तो दोस्तों, समय तो हम बच्चों को सन के माध्यम से समझा सकते हैं कि इस सन में ये घटना घटित हुई थी, लेकिन जो घटनाएं हैं उस घटना का जो प्लेस है वो प्लेस आज भले ही चेंज हो गया हो, उसकी रूपरेखा भले ही चेंज हो गई है, उसकी जो स्थिति है इस समय भले ही चेंज हो, लेकिन वो प्लेस तो वही है ना। अगर भारत में पानीपत का युद्ध हुआ था तो वो युद्ध पानीपत हरियाणा में आज भी तो है। तो ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर प्लेस इंडिकेट करने के लिए आज भी हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए। और दिल्ली कहाँ है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, जो भी छोटे क्लास में बच्चों को तो मेन स्थल ही बताए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े क्लास में पहुँचते हैं तो उन्हें पूरे विश्व के मैप के हिसाब से अलग अलग जो भी युद्ध हुए
इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बच्चों को बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास शिक्षण में कक्ष की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर हम देखें, यहाँ पर हम देखें, आधुनिक युग में इतिहास शिक्षण में विभिन्न उपकरणों एवं साधनों को अपनाया जा रहा है। जिस तरह रसायन शास्त्र के अध्यापन में विभिन्न उपकरण अपनाए जाते हैं, वैसे इतिहास के अध्ययन में भी अनेक प्रकार के उपकरण का प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि एक इतिहास कक्ष में यह समस्त उपकरण नहीं होंगे तो और अलग से इतिहास कक्ष की व्यवस्था नहीं होगी तो किस प्रकार से अध्यापन कार्य संपन्न किया जा सकेगा। तो दोस्तों जिस तरह से साइंस के लिए लैब होता है और जिस तरह से आप देखेंगे अलग अलग भूगोल के लिए भी इस तरह की भूगोल के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता होती है, सेम ऐसे ही इतिहास के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता होती है और साथ ही उससे संबंधित जो भी उपकरण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इतिहास यहाँ पर हम देखें, यदि साधारण कक्षा में इतिहास की व्यवस्था नहीं होगी तो सामग्री को उस कक्षा तक ले जाने और आने में व्यर्थ का समय जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कक्षा में इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जब इतिहास का शिक्षक छात्रों को ले आएगा और सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रख करके इतिहास की कक्षा को बनाया जाता है कि समय की बचत हो। इतिहास का शिक्षक इन उपकरणों को पूर्ण उद्देश्य के साथ अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए साधारण कक्षा में जाने को कहता है, तो भी अधिक संभावना इस बात की रहेगी कि साधारण कक्ष में ना तो छात्र ठीक रीति से मानचित्र बना सकेंगे और यहाँ पर हम देखें ना शिक्षक अपने साथ में लाए हुए पाठ्य सामग्री को समुचित रूप से प्रस्तुत कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इतिहास कक्ष की आवश्यकता यहाँ पे किस तरह से है। अगर पहले से इतिहास कक्ष की व्यवस्था नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समान जो भी उपकरण यूज होते हैं इतिहास शिक्षण में और जो भी मानचित्र, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षक को लाने ले जाने में असुविधा होगी और कभी कभी सही ढंग से वो क्लास में हो भी नहीं पाए, एक तरह से वो क्लास में लग भी नहीं पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास से कक्ष की तो इतिहास कक्ष में पहले से मानचित्र वगैरह होता है, लेकिन अगर वही इतिहास कक्ष नहीं है तो वहाँ पर मानचित्र लगाने के लिए सही ढंग से वहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज़ें व्यवस्था हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो यही रीज़न है कि इतिहास कक्ष की अगर व्यवस्था पहले से है तो एक शिक्षक के लिए भी और छात्रों के लिए भी इतिहास से विषय का ज्ञान करना आसान होगा। तो यहाँ पर हम देखें इतिहास शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए और छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए इतिहास कक्ष का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कक्षा का जो वातावरण है, कक्षा का जो एटमॉस्फेयर है वो छात्रों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। क्योंकि जब शिक्षक अपने छात्रों को किसी विशेष तिथि के बारे में बताता है या फिर किसी विशेष स्थल के बारे में बताता है तो मानचित्र की सहायता से छात्रों को उस सारी चीज़ों को दिखाता भी है, जिससे कि छात्र अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से चीज़ों को समझना सीखते हैं और साथ ही वो अधिगम भी करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न है कि एक शिक्षक के लिए इतिहास से कक्ष होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि यहाँ पर हम देखें यदि इतिहास कक्ष नहीं होगा और सामग्री साधारण कक्ष में जाकर इतिहास का शिक्षण प्रदान किया जाएगा तो सामग्री को क्षति पहुंचने का डर रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सटीक बात कही गई है कि कभी कभी एक शिक्षक सारे जो भी इतिहास के लिए जो भी उपकरण यूज होते हैं उन सारी चीज़ों को एक साथ ले नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी तरह से वो किसी की हेल्प से
इतिहास कक्ष में उस सब चीज़ों को ले जाए तो कहीं ना कहीं उनके क्षति होने, उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही रीजन है कि इतिहास कक्ष के लिए एक पर्टिकुलर कक्ष होना ही चाहिए, जिससे कि शिक्षक आसानी से अपने विषय को छात्रों को पढ़ा सके। यहाँ पर हम देखें, इतिहास कक्ष के होने की वजह से मानचित्रों, चित्रों, प्रतिरूपों या अन्य सामग्री को एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने में समय का जो अपव्यय और टूटने फूटने का जो भय रहता है उसकी बचत होती है। साथ ही छात्र अनायास ही बहुत सी पुस्तकों से परिचित हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो छात्रों का तो समय बचेगा, साथ में शिक्षक का भी समय बचेगा और जो भी उपकरण हैं वो क्षति होने से बच जाएंगे, क्योंकि जब एक जगह पे रख के शिक्षण कार्य करना रहेगा तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होंगे, तो जिससे कि वो उनकी क्षति भी नहीं होगी और समय की भी बचत हो जाएगी और एक शिक्षक के लिए हर चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक का ही दायित्व होता है कि वो जिन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है उसको सही ढंग से विद्यालय, क्योंकि जो भी शिक्षण सामग्री शिक्षक यूज करता है वो एक तरह से जो जिस विद्यालय में वो है उस विद्यालय की संपदा है। तो उस विद्यालय की संपदा को अगर एक शिक्षक नहीं संजोएगा तो फिर छात्र भी तो उसकी हर आदत को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर शिक्षक सही ढंग से नहीं रहेगा तो फिर छात्र में भी वो सारे गुण वो विकसित नहीं कर सकता। यही रीजन है कि सबसे पहले एक शिक्षक को गुणी होना पड़ेगा, तभी वो अपने छात्रों में गुण विकसित कर सकता है, तभी वो अपने छात्रों का नैतिक विकास कर सकता है, चारित्रिक विकास कर सकता है, साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एक शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों के रख रखाव में और जो भी शिक्षण सामग्री है उसके प्रयोग में। तो इसके लिए एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने सभी शिक्षण सामग्रियों को सही ढंग से रखने के लिए अपने विद्यालय से अलग के शिक्षण कक्ष की व्यवस्था करवाए, अलग इतिहास कक्ष की भी व्यवस्था करवाए, जिससे कि वो अपने सही विषय को अधिगम करा, अपने इतिहास विषय को सही से छात्रों में अधिगम करा पाए और उनका व्यवहार परिवर्तन कर पाए। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर इतिहास कक्ष की साज सज्जा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो इतिहास की कक्षा होती है, इतिहास कक्ष किस तरह से महत्वपूर्ण होता है छात्रों के अधिगम के लिए, और यही रीजन है कि इतिहास शिक्षण में इतिहास कक्ष विशेष रूप से उपयोगी भी होता है। तो अब हम देखेंगे इतिहास कक्ष की साज सज्जा किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इतिहास, यहाँ पे देखिए लिखा इक्विपमेंट्स ऑफ हिस्ट्री रूम। इतिहास कक्ष के महत्व पर विचार के बाद हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी साज सज्जा और व्यवस्था पर विचार कर लें। तो दोस्तों अब जब इतिहास कक्ष की बात हो ही रही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से इतिहास कक्ष की जो साज सज्जा उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि एक इतिहास का शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को तभी प्रभावशाली बना सकता है जब उसके जो कक्ष का वातावरण है वो सही हो और साथ ही उसमें जो भी आवश्यक शिक्षण सामग्री होनी चाहिए वो हो। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह उठती है कि इतिहास कक्ष कितना बड़ा हो, कमरे में प्रकाश की कैसी व्यवस्था हो, छात्रों हेतु किस प्रकार की मेजें हों, उन मेजों को किस प्रकार से लगाया जाए और इसके साथ ही कौन कौन सी वस्तुएं इतिहास कक्ष में तथा उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित एवं सुसज्जित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि जो कमरा है वो कमरा कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें रोशनी कितनी आनी चाहिए और उसमें जो छात्र हैं उनके जो बैठने की जो व्यवस्था, उनके मेज वो सब किस तरह से होने चाहिए और साथ ही इतिहास कक्ष का आकार, छात्रों की संख्या और उनमें रखे जाने वाली सहायक सामग्री पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही लाइन में मिल गए हैं
कि इतिहास यहाँ इसके पहले था ना कि इतिहास कक्षा कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो इतिहास कक्षा का आकार जो है वो छात्रों की संख्या पर डिपेंड करता है कि छात्रों की संख्या जिस तरह से हो उसी के आकार का कक्ष भी होना चाहिए। कक्ष इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि उसमें इतिहास का अध्ययन कार्य सरलतापूर्वक संपूर्ण किया जा सके और यहाँ पर देखें समय पड़ने पर प्रयोग भी किया जा सके। दोस्तों देखिए कितनी क्लियर बात कही गई है कि इतना बड़ा कमरा होना चाहिए जिससे कि इतिहास का जो अध्ययन कार्य है वो सरलतापूर्वक हो और उसमें जो भी सामग्री है उसका अच्छे ढंग से प्रयोग हो पाए। और यहाँ पर हम देखें वास्तव में इतिहास कक्ष बड़े आकार 20x30 का होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई अधिक नहीं होनी चाहिए बल्कि ऊंचाई भी काफ़ी होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी ऊंचाई भी काफ़ी होनी चाहिए। साधारणतः यह कक्षा इतिहास, यहाँ पर हम देखें साधारणतः इतिहास कक्ष में निम्नलिखित वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों किन किन चीज़ों की व्यवस्था करने की बात हो रही है यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, प्रायोगिक कार्य हेतु मेज। दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें बस हम आपके साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप ना हम एक टीचर हैं ना ही जिस तरह से आप एक छात्राध्यापक हैं वैसे हम भी तो छात्राध्यापक रहे हैं। ऐसा तो है ना कि हम बहुत बड़े कुछ अच्छे पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम बस आपके साथ डिस्कस करते हैं, यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं, बस यही समझिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, आपको यहाँ पर बस पॉइंट लर्न करना है और बाकी चीज़ें जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं ना वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको तो लर्न करनी नहीं है, बस यहाँ पे डिस्कस करने से ही आपको ये जब पॉइंट आपको याद रहेंगे ना ये आराम से आप लिख ले जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पॉइंट याद करते चलिए और उसके जो भी बीच में आपको लिखना ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रायोगिक कार्य के हेतु मेज होना चाहिए। प्रायोगिक कार्य हेतु मेजें, इतिहास कक्षा में प्रयोग कार्य के हेतु मेजें होनी चाहिए। ये मेजें कक्षा के एक सिरे पर रखी जानी चाहिए। मेजों का जो प्रयोग छात्र चित्रों को बनाने, मानचित्र बनाने और मॉडल स्मारकों आदि को बनाने के लिए करते हैं। क्लियर? मेज का प्रयोग किसके लिए करेंगे छात्र? चित्र बनाने के लिए करेंगे और मानचित्र बनाने और मॉडल स्मारक, जो भी क्योंकि इतिहास में तो स्मारक वगैरह होते हैं उसका मॉडल एक छोटा प्रतिरूप बनाया जाता है, तो जो भी शिक्षक बनवाता है उन सब चीज़ के लिए इस मेज की आवश्यकता होगी। क्लियर? अब यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। तो प्रायोगिक कार्य के लिए क्या होना चाहिए? मेजें होनी चाहिए। क्लियर? अब हम देखते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आपका है श्यामपट। श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड। इतिहास कक्ष में एक श्यामपट होना चाहिए जिसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4 फीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपके डिग्री कॉलेज में होता ही है, इस तरह के ब्लैक बोर्ड आप देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो श्यामपट होना चाहिए उसकी लंबाई क्या इसमें रखी है, इसमें है 10 फीट और चौड़ाई 4 फीट। तो स्थान पट कई भागों में बांटा होना चाहिए। एक विभाग में भारत के मानचित्र की रूपरेखा अंकित होनी चाहिए और दूसरे भाग में राष्ट्रीय इतिहास की सूची होनी चाहिए जिससे विभिन्न वंशों की रेखाएं, उनके प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम एवं मुख्य घटनाओं का कालक्रम उल्लेख होना चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इसमें अलग अलग भाग डिवाइड होना चाहिए और उसके एक भाग में क्या एक विभाग, जो इसमें विभाग बनाया गया है जिसमें जो रूम है जो कक्षा है उसमें एक विभाग बनाया जाए जिसमें मानचित्र की रूपरेखा अंकित हो और उसमें उसके दूसरे भाग में क्या हो, वो राष्ट्रीय इतिहास की सूची होनी चाहिए जिसमें विभिन्न वंशों के रेखाएं, उनके प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, मुख्य घटनाएं कालक्रम अनुसार उल्लेख होना चाहिए।
तो दोस्तों इससे क्या होगा, जब आप अपने रूम में डेली वो चीज़ें देखेंगे, जब अपनी कक्षा में आप वो चीज़ डेली देखेंगे ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी है दोस्तों, ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो श्यामपट्ट हो गया, श्यामपट्ट के अलावा जो भी आवश्यक मानचित्र होंगे और साथ ही इससे इतिहास से संबंधित जो सूची होगी, जो वंशों की रेखाएं होंगी, ये सारी चीज़ें, इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम होंगे, ये सारी चीज़ें कक्षा जो इतिहास का कक्ष होगा उसमें इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाने का जो तरीका है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं कक्षा में, उसके बारे में ही तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इस भाग का प्रयोग अध्यापक चौक को स्वयं लिखने के लिए कर सकेगा। श्यामपट्ट पर सीधे प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए जिससे चमक उत्पन्न ना हो और छात्र श्यामपट्ट को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों ये सही बात है। जब हमें अभी भी याद होगा कि जब हम लोग किसी भी क्लास में, कभी भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो श्यामपट्ट रहता था वो चमकता था, तो हम लोग को आगे पीछे होकर कभी कभी लिखना पड़ता था। कभी अगर आगे बैठे हैं ज़्यादा तब भी चमकता था, ज़्यादा पीछे बैठे हो तब भी चमकता। तो कभी ना कभी अपना प्लेस चेंज करके लिखना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ज़्यादा लाइट आएगी श्यामपट्ट पे तो वो श्यामपट्ट चमक उसमें आएगी, जिसकी वजह से छात्रों को असुविधा होगी। तो इन सब चीज़ों का ये सब देखिए दोस्तों, इसमें श्यामपट्ट के बारे में ही बताना है ज़्यादा। इसमें आपको ये सब सूची वगैरह दे दिया, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, प्रमुख घटनाओं, कालक्रम का उल्लेख, ये सारी चीज़ें अगर आप ना भी करें, अगर आपने श्यामपट्ट डाला तो श्यामपट्ट के बारे में सीधे आप लिख दीजिए, तब भी आपके ये पॉइंट कंप्लीट हो गए। क्लियर। यहाँ पर अब देखते हैं नंबर 3 पे क्या है, अलमारी। इतिहास कक्ष में अलमारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अलमारी दीवार में होगी तो स्थान की बचत हो जाएगी। इन अलमारियों को लंबाई चौड़ाई में पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि उसमें पुस्तकों को रखा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास कक्ष है उसमें अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए और वो अलमारी दीवार में होनी चाहिए। दीवार में, जैसे दीवार में जो रहेगी तो वो एक तरह से जगह की बचत करेगी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है जिससे कि उसमें पुस्तकें रखी जा सके। आपको देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। प्रायोगिक कार्य हेतु मेजें, और दूसरा था आपका श्यामपट्ट, तीसरा है आपका अलमारियाँ। तो अलमारियाँ हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 4 पर, यहाँ देखिए नंबर 4 पर है प्रदर्शन केस। इतिहास कक्ष में ऐतिहासिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु एक प्रदर्शनात्मक केस भी होना अत्यंत आवश्यक है। दीवार के किनारे किनारे शीशे का एक प्रदर्शन केस होना चाहिए जिसमें प्रतिरूप, सिक्के, मूर्तियां, अन्य ऐतिहासिक सामग्री रखी जा सके। तो दोस्तों प्रदर्शन केस जो एक अलमारी का छोटा प्रतिरूप होता है जो बहुत ही पतला सा होता है, तो उसमें शीशे लगे होते हैं। तो उस प्रदर्शन केस में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे प्रतिरूप जैसे मॉडल किसी चीज़ का। जैसे यहाँ पे जब हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे प्रायोगिक कार्य हेतु मेजें, उसमें था ना कि स्मारक, मॉडल। तो स्मारक इन सब चीज़ों को जो शिक्षक के द्वारा जो छात्रों को बनवाया जाता है, ये सारी चीज़ें, और साथ ही जो सिक्के हैं, मूर्तियां हैं और अन्य ऐतिहासिक सामग्री, ये सब चीज़ें प्रदर्शन केस में रखी जानी चाहिए। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, दिखाना, यानी कि जो चीज़ें दिखें। केस का मतलब अलमारी से, तो ऐसी अलमारी जिससे चीज़ें दिखें, यानी कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसमें शीशा लगा होगा, जो चीज़ें उसके अंदर रखी रहेंगी वो चीज़ें दिखेंगी। क्लियर। तो आपका हो गया, पहला था प्रायोगिक कार्य हेतु मेजें, दूसरा था श्यामपट्ट, और तीसरा अलमारियां, चौथा है प्रदर्शन केस। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें रटना नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं तो सबसे पहले है मेज जिसमें 4 पैर हैं। फिर उसके बाद है आपका श्यामपट्ट, ये केवल श्यामपट्ट हो गया। उसके बाद है आपका अलमारी में ये डिवाइडेशन रहेगा, इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है
प्रदर्शन केस में भी डिवाइडेशन ही रहता है और ये शीशा लगा होता है। ये देखिए सब इस तरह के फिगर से ही संबंधित हैं, तो यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। और ये अब देखते हैं नंबर 5 पे है आपका चित्र प्रसारक यंत्र। चित्र प्रसारक यंत्र मैजिक लैंटर्न। कक्षा की पिछली दीवार के पास एक मैजिक लैंटर्न का चित्र प्रसारक यंत्र लगा रहना चाहिए और उसमें चित्र दिखाने के लिए यहाँ पर हम देखें चित्र प्रसारक यंत्र। कक्षा की पिछली दीवार के पास एक मैजिक लैंटर्न का चित्र प्रसारक यंत्र लगा रहना चाहिए और उसमें चित्र दिखाने के लिए एक पर्दा रहना चाहिए। कमरे के सभी दरवाजे पर काले रंग के अथवा गहरे रंग के पर्दे लगे रहने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक चित्र प्रसारक यंत्र होना चाहिए और साथ ही उसमें क्या होना चाहिए, और उसमें चित्र दिखाने के लिए एक पर्दा लगा होना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा जिसमें एक डिटर्जेंट का प्रचार आता था, जिसमें फोकस के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, एज ए प्रोजेक्टर आप समझ लीजिए, जिसमें फोकस के माध्यम से चीज़ों को दिखाया जाता है और वो प्रचार रहता है जिसमें गंदे कपड़े रहते हैं तो गंदा कपड़ा हटा के वो जब साफ कपड़ा लगा देती है तो चीज़ें बहुत अच्छे से ब्राइट दिखने लगती है। वही वाला चित्र प्रसारक यंत्र होता है आई थिंक। आप बताइएगा कमेंट करके, जिसको प्रोजेक्टर कहते हैं। कमरे के सभी दरवाजे पर काले रंग के अथवा गहरे रंग के पर्दे लगे रहने चाहिए। ये आप बस समझ लीजिए और इसको लिख भी लेंगे जब आप समझे रहेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे है आपका एक अन्य श्यामपट। पिछली दीवार है बाहर की ओर एक श्यामपट होना चाहिए जिसमें ऐतिहासिक लेख या चित्र चिपकाए जाने चाहिए। ये चित्र छात्रों द्वारा बनाए गए या पत्र पत्रिकाओं से काट कर लिखे गए हो सकते हैं। तो दोस्तों पिछली दीवार पर बाहर की ओर, पिछली दीवार पर जो कक्षा है उसकी पिछली दीवार पर बाहर की ओर एक श्यामपट होना चाहिए जिसमें ऐतिहासिक लेख चित्र चिपकाए जाने चाहिए। ये चित्र कैसे होने चाहिए, जिसमें ये चित्र छात्रों को द्वारा बनाए गए पत्र पत्रिकाओं से काट कर लिए गए हो सकते हैं। तो दोस्तों ये छात्र जो भी प्रोजेक्ट कार्य करते हैं उनसे संबंधित जो भी चित्र होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें चिपकाई होनी चाहिए। बस आप इतना समझिए कि एक अन्य श्यामपट होना चाहिए जो कि छात्रों के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, जो भी चित्र होते हैं वो चिपकाए हुए उसमें होने चाहिए। बस आप इतना याद रखिएगा, एक अन्य श्यामपट। तो दोस्तों इसमें हमने देखा, दोस्तों इसमें हमने पहला क्या देखा था, प्रायोगिक कार्य हेतु मेजें होनी चाहिए, दूसरा था श्यामपट होना चाहिए, तीसरा था अलमारी होना चाहिए, चौथा था प्रदर्शन केस होना चाहिए था, और चौथा प्रदर्शन केस होना चाहिए, और पांचवा है चित्र प्रसारक यंत्र होना चाहिए, और नंबर 6 पर है आपका एक अन्य श्यामपट होना चाहिए। नंबर 7 पर अब हम देखते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर है रेडियो। इतिहास कक्ष में रेडियो रखने के स्थान होने चाहिए जहां एक सुंदर सा रेडियो रखा हो। तो दोस्तों नंबर 7 पॉइंट पर रेडियो, इतिहास कक्षा में रेडियो रखने का एक स्थान होना चाहिए जहां पर एक सुंदर सा रेडियो रखा हो। तो दोस्तों ये बस आप पॉइंट देख लीजिएगा, बस आपको इतना ही लिखना है, समझ जाएंगे। और नंबर 8 पर है सूची तथा चित्र। इतिहास कक्ष में सूची एवं चित्र का संकलन भी होना चाहिए। एक दीवार पर महर्षियों के चित्र लगवाए जा सकते हैं और दूसरी दीवार पर इमारतों को अच्छी तरह से मढ़ाकर टांग दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों सूची चित्र में क्या कह रहे हैं कि दीवार पर महर्षियों के चित्र लगवाए जा सकते हैं। जो भी महर्षि हुए हैं, जो जैसे कि अलग अलग जो भी वेद पुराण से संबंधित हैं या फिर जो इतिहास से संबंधित हैं, तो ऐसे लोगों के चित्र होने चाहिए। और दूसरी दीवार पर इमारतों के चित्र होने चाहिए जो कि अच्छी तरह से मढ़ाकर टांग दिए जाने चाहिए।
तो दोस्तों जो यहाँ पर इमारतों के चित्र से क्या तात्पर्य, जो कि इमारतों के चित्र जैसे जो भी धार्मिक स्थल हैं और जो भी हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं या प्राचीन इमारतें हैं जो धरोहर के रूप में हैं, तो उनके चित्र फ्रेमिंग करा के शीशे में मढ़ाने का मतलब यहाँ पे यही है कि शीशे में उसकी फ्रेमिंग हो और उसको सही ढंग से दीवार पर लगी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब बच्चे, यही रीजन है कि आप देखेंगे ना छोटे बच्चों की कक्षा में अभी तो आप जब किसी पब्लिक स्कूल की बुक देखेंगे ना तो उसमें ये इस तरह के चित्र बच्चों के जीके की बुक में भी होते हैं, हिस्ट्री जी और एसएस की बुक में इन सब इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चे चित्र के माध्यम से अपने महापुरुषों और साथ ही जो इस तरह के स्थल होते हैं उनको पहचानना सीख जाते हैं, उनको उनके फिगर से पहचानते हैं सबसे पहले। चूंकि यहाँ पर सूची या चित्र का मतलब क्या है कि हम फिगर, जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती हैं। तो यही रीजन है कि चित्र और सूची बना के रखना है, जिससे कि छात्रों को ये सारी चीज़ें वो देखकर भी समझें। जैसे कि अगर हम बात करें गांधी जी, अगर छोटे भी बच्चे को गांधी जी के बारे में पूछो तो वो बताएगा कि वो चश्मा लगाते थे। तो वो कहाँ से जानेगा चश्मा, कहीं ना कहीं उसने गांधी जी का चित्र देखा होगा ना। या फिर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की या फिर भगत सिंह की, तो उनकी मूछें कैसे थी, तो एक तरह से वो इन सब चीज़ों से पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे चित्र के माध्यम से जो कल्पना शक्ति है ना उनकी बढ़ती है। तो यही रीजन है कि जैसे अगर हम बात करें झांसी की रानी की, तो झांसी की रानी का आप वो चित्र ज़्यादा देखते होंगे जिसमें वो पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर और अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए जो चित्र अक्सर हम देखते हैं। तो एक तरह से वो चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो चुका है, हम बचपन से वो चीज़ देखते आए हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम अगर कहीं भी झांसी की रानी की बात अचानक आती है तो वो जो फिगर है ना वो दिमाग में हमारे आ जाता है कि झांसी की रानी। इसी क्यों झांसी की रानी का दूसरा चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता, इसीलिए नहीं आता क्योंकि बचपन से हम उसी चित्र को समझते आए हैं जिसमें वो अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती हुई घोड़े पर बैठकर और अपने पुत्र को पीठ पर बांधे हुई हैं। तो एक तरह से वो जो इमेजिन पावर है ना वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुकी है कि हम इस तरह से झांसी की रानी को जानते हैं। तो वही चीज़ें छात्रों के दिमाग में इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हमारा जो इतिहास रहा है उसको हम अपने छात्रों को कैसे कल्पना शक्ति के माध्यम से, क्योंकि इतिहास तो बीत चुका है, उसको हम वर्तमान में दिखा नहीं सकते। तो यही रीजन है कि उसे हमें दिखाने के लिए उनकी कल्पना शक्ति को, उनकी इमेजिन पावर को बनाना पड़ेगा। तो उनकी इमेजिन पावर बनेगी कैसे, जब हम उन्हें फिगर के माध्यम से छात्रों को दिखाएंगे, समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चित्र का महत्व बस इसीलिए है कि सूची तथा चित्र इस तरह की दीवार पर लगाई जाए। और इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं, समस्त चीज़ें कार्यक्रमानुसार ही टांगी जानी चाहिए और इसके बीच नीचे मानचित्र, युद्ध मार्ग, युद्ध योजना आदि के चार्ट टांगे जाने चाहिए। क्लियर। यहाँ पर हम देखें, कभी कभी इन चित्रों को बदल भी देना चाहिए जिससे कि छात्रों को विभिन्न राजाओं के उत्थान पतन के समय आदि का ज्ञान हो सके। तो एक इतिहास से दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप एक इतिहास के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर कितनी चतुराई है। आप अपने छात्रों को सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी आप जानकारी कैसे देंगे और सब उसको छात्रों को अधिगम है उसको कैसे कराएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि इस तरह से कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए जिससे कि आप अपने छात्रों को इतिहास का अधिगम सही ढंग से करा पाएं। क्लियर हो गया। अब हम देख चुके हैं कौन कौन सा पॉइंट, इसमें 8 पॉइंट तक हम देखे हैं। 8 पॉइंट में हमने देखा आपका पहले पॉइंट पर श्यामपट, दूसरे पे अलमारियां और तीसरे पर है प्रदर्शन केस, चौथे पर चित्र प्रसारक यंत्र यानी कि मैजिक लैंटर्न और नंबर 6 पर है एक अन्य श्यामपट, नंबर 7 पर है रेडियो, नंबर 8 पर है सूची तथा चित्र। अब हम लास्ट देखेंगे नंबर 9 पर।
यहाँ पर 9 पर हम देखते हैं काल रेखा। यहाँ पर देखिए काल रेखा प्राचीन युग और आधुनिक की प्रगति एवं अवनति की रेखाओं द्वारा दिलाया जा सकता है। विभिन्न समय के महापुरुषों के काल में अंतर, विभिन्न देशों की सभ्यता और आर्थिक उन्नति एवं अवनति का स्पष्टीकरण काल रेखाओं के माध्यम से इतिहास कक्ष में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस काल रेखा के माध्यम से आधुनिक प्रगति और आधुनिक अवनति, इन सब चीज़ों के बारे में दर्शाया जा सकता है। और साथ ही जो महापुरुष हुए हैं उनका काल, यानी कि उनका समय क्या था और आज का समय क्या है, और देश की जो सभ्यता थी, जो देश की आर्थिक उन्नति, इन सब चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में सही ढंग से, चूँकि दोस्तों इतिहास हम छात्रों को रटाने से तो रटा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा वो रटेंगे फिर भूल जाएंगे। दोस्तों मुझे अभी भी याद है जब हम लोग 8th क्लास में थे तो तुर्कों की सफलता के निम्नलिखित कारण थे, ऐसे हम लोग याद करते थे। तुर्कों की सफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था जो राजपूत राजा थे वो हाथी घोड़े का युद्ध में उपयोग करते थे, जिससे क्या होता था कि जब तोपों की आवाज़ हाथी सुनता था तो युद्ध में पलटकर अपने ही सेना पर वो हमला बोल देता था और सेना को रौट डालता था। तो इस तरह से याद करते थे हम लोग। मुझे अभी भी अब सोचते तो हंसी आती है कि इस तरह से हम लोग को सर क्यों याद कराते थे, क्यों समझाने के प्रयत्न नहीं कर सकते थे, और जिसको याद नहीं रहता था उसको बहुत डंडे पड़ते थे। तो अब इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये रटाने वाली जो प्रवृत्ति है इससे कम करने के लिए छात्रों को समझाने की ज़रूरत है, छात्रों को बताने की ज़रूरत है। और वही चीज़ें हम लोग शायद कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए, और या उस तरह के शिक्षक, देखिए शिक्षक में कमी हम नहीं निकाल सकते। हम तो कैसे शिक्षक में कमी निकाल सकते हैं, शिक्षक हमारे गुरु हैं, जो भी उन्होंने हमें पढ़ाया आज हम उन्हीं की बदौलत हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखें स्पष्टीकरण काल रेखाओं के माध्यम से इतिहास कक्ष में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हम देखें, हम उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का संकलन भी इतिहास कक्ष में होना चाहिए। इतिहास कक्ष में एक ग्लोब का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस विभिन्न प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करना और उसे इतिहास कक्ष में सुसज्जित करने का कार्य 1-2 दिन का नहीं है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें बताई गई, नंबर 9 पॉइंट तक हमने देखा। ये 9 पॉइंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, अगर हमें रोज इतिहास कक्षा के लिए इस तरह की साज सज्जा करनी रहे तो शायद पूरा समय तो सज्जा में ही चला जाएगा, फिर एक इतिहास शिक्षक पढ़ाएगा क्या। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इतिहास कक्ष होना चाहिए जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा पाए। तो दोस्तों इतिहास अध्यापक को यह कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। अध्यापक को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह वस्तुओं का एक संग्रहालय बनाए, और साथ ही जो इतिहास कक्ष है वो वैज्ञानिक विषयों की प्रयोगशाला की भांति ही प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसमें यहाँ पे दो बार रिपीट हुई ये लाइन, उसमें वे ही वस्तुएं रखी जानी चाहिए जो छात्र के रोजमर्रा के काम में आती हैं और छात्र को क्रियाशीलता में सहायता सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतिहास कक्षा को किस तरह से साज सज्जा देनी है, किस तरह से एक शिक्षक का एक दिन का काम नहीं होता कि उसे अपनी कक्षा को एक ही दिन में वो सही कर लेगा, एक ही दिन में वो साज सज्जा कर लेगा, बल्कि उस शिक्षक का ये दायित्व होता है कि इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए जिन जिन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसको वो अपने छात्रों को प्रोवाइड कराए और साथ ही अपने छात्रों को उसके माध्यम से अधिगम कराए। तो दोस्तों इस तरह से इतिहास कक्षा वैज्ञानिक विषयों की प्रयोगशाला की भांति प्रयोगशाला होनी चाहिए और उसमें वे ही वस्तुएं रखी जानी चाहिए जो छात्र के रोजमर्रा के काम में आती हैं और छात्र को क्रियाशीलता में सहायता सिद्ध होती हैं। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इतिहास कक्ष है तो उसमें सारे आप जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड आप रखो, बल्कि उसमें उतने ही रिकॉर्ड
आवश्यक रूप से रखे जाएं जो छात्रों के लिए आवश्यक हैं, जिससे कि छात्र की क्रियाशीलता भी रहेगी और वो उन चीज़ों को सही ढंग से सीखेंगे भी। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं इसमें कहने का तात्पर्य बस यही है कि जो इतिहास का शिक्षक है वो अपने छात्रों के कक्षा और स्तर को ध्यान में रखकर ही उन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करे, उन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करे, जिससे कि छात्र सही ढंग से अधिगम कर पाए और शिक्षक का भी जो शिक्षण कार्य हो वो प्रभावशाली ढंग से हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।